हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग? क्या कर रहे हो भाई? कैसा चल रहा है? चीजें आ रही हैं सब मक्खन समझ में? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, तो कल कल जो हमने चीजें पढ़ी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, हमने पढ़े थे आइसो सीरीज के बारे में। क्या क्या वो सब एकदम मक्खन है? क्या आपको वो सारी बातें मक्खन है? आइसोटोप, आइसोबार, सब एकदम? यस यस, आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल बेटा। गुड इवनिंग। चलिए जी, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बेटा। यस, गुड इवनिंग। तो आज का एजेंडा देखते हैं। आज के एजेंडा में क्या है अपने पास? हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की कहानी शुरू करी थी। आपको इंटरेस्टिंगली समझ में भी आई होगी कि रिलेटिव का मीनिंग क्या है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में वेट निकालना, किसी के रेस्पेक्ट में वेट निकालना। तो रिलेटिव, रिलेटिव से हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आज के अपने मेन एजेंडा रहेंगे, ये अपने आज के मेन एजेंडा रहेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे और यदि टाइम मिल गया तो मोल पर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। यह सवाल मैंने आपको क्लास में दिया था, ये क्लास में दिया था, कितने लोगों ने कर लिया भाई? ये हो गया होगा सभी से? इसका आंसर दो फटाफट, फटाफट जवाब दो भाई। जवाब जवाब जवाब, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, रिकैप करा रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं। इसका जवाब दे तब तक सभी लोग, सभी लोग इसका जवाब दो। मैं रिकैप करवा रहा हूं, मैं आ रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास पे, पर फटाफट फटाफट इसको। हाँ हाँ जी, तो क्या आ जाएगा आंसर? डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आएगा? ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। Cl माइनस के अंदर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के अंदर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पोटेशियम के अंदर होंगे 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो ही नहीं सकता। यहां हो जाएंगे 10, यहां भी हो जाएंगे 10, लेकिन यहां हो जाएंगे 9, ये भी नहीं होगा। इधर होंगे 10, इधर भी होंगे 10, पर इधर हो जाएंगे 9, इधर होंगे 10, 10 और 10। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज परफेक्ट। चलिए जी, चलिए, ठीक है। चलो जी, रिलेटिव एटॉमिक मास को एक बार रिकैप करा रहा हूं फटाफट। रिलेटिव एटॉमिक मास में आपको क्या बताया था? मैंने बोला था किसी एक के रेस्पेक्ट में मास देखा जाता है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में देखे सर? तो हल्ला हुआ भाई, किससे किससे? तो देखो यार, सब एलिमेंट का सबसे अच्छा भाई बहन कौन है? सब एलिमेंट से इजीली कौन जुड़ता है? तो सबसे पहले जिस चीज की डिस्कवरी हुई, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को ही बोल दिया कि हाइड्रोजन को रेफरेंस लेंगे। यानी जैसे मैंने बताया, आपका वजन प्लेटिनम और इरिडियम के सिलेंडर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, वैसे ही एटम्स का वजन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। क्लियर? तो हमने एक रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म बनाई, और रिलेटिव एटॉमिक मास जो टर्मिनोलॉजी है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी क्या हो गई आपकी? मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस। एक और क्वेश्चन था, अच्छा रह गया होगा, कर लेंगे उसको, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ये था, ठीक है। हाइड्रोजन के रेफरेंस में देखा। फिर क्या प्रॉब्लम हुई? हाइड्रोजन गिने चुने से ही रिएक्ट कर पा रहा था, सबसे नहीं कर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा है जो सबसे करता है, तो ऑक्सीजन को ले लिया। लेकिन ऑक्सीजन को नीचे डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन खुद 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन हमें तो नीचे डिवाइड 1 से करना है। 1 से क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि पुराना स्केल हाइड्रोजन का 1 था, और उससे जो डेटा आया वो डेटा गलत ना हो जाए, उसको हमें फेंकना ना पड़े डेटा को, इसलिए हमें नीचे वाले डेटा को 1 बनाना होगा। तो हमने इसको लिखा 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर? क्लियर? ठीक है, ओके 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 ओके। अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। ओके ओके ओके। किसी ने बोला था सर लो वॉइस आ रही है, धीरे आवाज आ रही है, और अब तेज आ गई, तो बोल रहे अरे सर कान गए, कान गए सर, कान। हाँ हाँ हाँ, स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन हो गया, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर तो हमने ऑक्सीजन ले लिया 1/16, लेकिन ऑक्सीजन का भी आइसोटोप आ गया। आइसोटोप आ गया तो पता चला ऑक्सीजन का भी 16 मास नहीं है, 16 पॉइंट कुछ है। अब क्या करें? तो तब तक कार्बन को उठाया गया और बोला कि यार कार्बन तो सारी दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज में ही होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट,
तो कार्बन उठाया और कार्बन के रेस्पेक्ट में मास निका। अब कार्बन का मास भी क्या आएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो क्या करें, तो उन्होंने बोला कार्बन पूरा मतलब C12 लो, C12। समझ में आ गई बात। तो C12 को उठाया गया। तो ध्यान देना, ये कार्बन था, ये कार्बन था, मैंने कार्बन के 12 हिस्से किए, कार्बन के 12 हिस्से किए, 12 पार्ट्स। उन 12 पार्ट्स में से कोई एक उठाया, उन 12 पार्ट्स में से कोई एक उठाया और वो हो गया आपका 1/12 पार्ट। और हमने ये जो पाई निकली है पिज्जा, पिज्जा के 12 हिस्से कर दिए, उस पिज्जा का जो एक हिस्सा है, एक हिस्सा है 1/12 वाला पार्ट, उससे कोई एटम कितना भारी है, उसको हमने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बोल दो RAM मक्खन, अब बोल दो RAM मक्खन, अब बोल दो RAM मक्खन। हाँ बेटा आर्यन नहीं यार, आपको कैसे इग्नोर कर देंगे। अब बोल दो RAM मक्खन, रिलेटिव एटॉमिक मास मक्खन। ओजस्वी, गाचा, हाँ ठीक है। लेक्चर 2 का क्वेश्चन, अरे हाँ वो रह गया होगा, मैं ले आऊंगा अगले लेक्चर में ले आऊंगा यार, इतना परेशान मत हो, मैं ले आऊंगा, ढूंढ लाऊंगा, है ना, पिछली बार से। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी में उतर ही चुका था, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था, ये तीनों पॉइंट्स हो गए थे। अब आते हैं हाइड्रोजन के स्केल पे RAM क्या था, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं, मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं। हाइड्रोजन के स्केल पे RAM क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या करते थे बेटा, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, ये करते थे। फिर हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन लिया, तो क्या आ गया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या कर दिया था बेटा, 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1/16 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ये भी आपने लिख लिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर क्लियर। फिर सबसे ज्यादा जो अभी प्रचलित है, जिसके बारे में आज NCERT बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखती है, वो ये वाला है, और इसका आ जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब तुम लोग बताओगे जो मैं बोलूंगा, अब तुम बताओगे जो मैं बोलूंगा। एक बात बताओ, ये जो मास होता है एटम का मास किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण, या केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण? फटाफट जवाब दो, मास का मेन जिम्मेदार कौन था? चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए बेटा। चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। शाबाश, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। तो एक बात बताना, क्या मैं इस न्यूमरेटर को ये लिख दूं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, बताओ ये लिख सकता हूं या नहीं? बताओ न्यूमरेटर को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, उनका मास ही तो होगा। शाबाश शाबाश, एकदम सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। क्या मैंने ऊपर का पॉइंट लिखकर कोई पाप किया क्या? तो जवाब आएगा नहीं सर, कोई पाप नहीं किया। चलो अब एक बात बता, यहां क्या आएगा नीचे? यहां नीचे क्या आएगा? कार्बन में कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 12 न्यूक्लियॉन होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन होते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? चमक गया एकदम, एकदम समझना, बहुत काम की बात निकल के आएगी और तेरा एकदम दिल खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा। क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये 12 से ये 12 कटा तो नीचे मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन आ गया, और ऊपर क्या आया, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो तू खुद ही बता, तेरे को बोल दे
तेरे को बोल दे ऊपर जितने भी पार्टिकल है सबका मास है और नीचे एक पार्टिकल का मास है, तो डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? फटाफट बता, फटाफट बता। जैसे मैंने बोला एक कंटेनर में 500 ग्राम बॉल है, 500 ग्राम बॉल, और एक बॉल 10 ग्राम की है। तो ऊपर तो मैंने ऊपर लिखा मास ऑफ ऑल बॉल्स प्रेजेंट, तो वो हो गया 500 ग्राम, और नीचे मैंने लिखा 10 ग्राम क्योंकि एक बॉल का मास 10 ग्राम है। तो आया क्या आपके पास? क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? जवाब जवाब जवाब, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। हाँ, नंबर आएगा, नंबर, एकदम एकदम एकदम, नंबर ऑफ बॉल्स आया। मैंने बोला 500 ग्राम सारी बॉल्स का वजन है और एक बॉल का वजन 10 ग्राम है, तो बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे सर 50 बॉल है। वैसे ही मैंने बोला सारे न्यूक्लियॉन्स का मास दिया है और एक न्यूक्लियॉन का मास दिया है, सारे न्यूक्लियॉन के मास से एक न्यूक्लियॉन के मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा। ओके सर, यानी आरएएम क्या आ गया? आरएएम आ गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो कुछ नहीं होता, एक नंबर होता है। यानी आरएएम अल्टीमेटली क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो सर आरएएम तो फ्रैक्शनल आएगा ही नहीं, नहीं कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ, एवरेज आरएएम जो है वो फ्रैक्शनल आएगा। सर एवरेज का क्या मतलब है? अरे भाई ऐसा हो सकता है कि तूने क्लोरीन की बात करी, तो क्लोरीन में एक का आरएएम 35 आएगा, एक का 37 आएगा, और जब तू दोनों का एवरेज निकालेगा तो वो 35.5 आएगा। तो वो एवरेज आरएएम है जो फ्रैक्शनल होगा, एब्सोल्यूट आरएएम कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस। तो आरएएम क्या है बेटा? सारांश आरएएम क्या आ जाएगा? आरएएम की मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ऊपर भी मास नीचे भी मास, यानी आरएएम एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। आरएएम क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, आरएएम की कोई यूनिट नहीं होती। यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो मास नंबर होता था, ए को बोलते थे। हाँ, वही ए जो है, वही मास नंबर जो है, वही आरएएम है, वही आरएएम। चमक गया? चमक गया बेटा? चमक गया बेटा? अब जो पुनीत के नाम लिख रहे हैं उनको धरा लूंगा मैं, ध्यान रखना, उनको धरा लूंगा मैं। वो ठीक है, उसने गलती की, ठीक है, अब वो गलती नहीं कर रहा है, लेकिन अब कोई वो करेगा, अब घर पे फोन जाएगा वापस। ये हरकतें नहीं करो, बिल्कुल मत करो, शांति से पढ़ाई करो। हाँ, क्लियर बेटा? चमक गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आरएएम का दूसरा नाम है। तो आरएएम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आरएएम का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फिर से सुन ले एक बार और। अरे यार न्यूक्लियॉन क्यों लिया? रिपीट 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 भी ना, तुम लोग जो एक तो 1.0 से आए हुए हैं, दूसरे भी 2.0 से आए हैं। मैं 2.0 वालों को बता दूं बेटा, सीरियसली पढ़ लो, मजाक नहीं, सीरियसली पढ़ ले यार। 5-7 दिन यही हरकतें करता रहा ना, 8वें दिन तू मेरे डीएम में, इंस्टा में ये लिखते हुए पाएगा, सर नहीं हो रहा, सर डीपीपी रह गई, सर बैकलॉग हो गया, सर मेरे 7 लेक्चर केमिस्ट्री के रह गए, मेरे 9 लेक्चर फिजिक्स के रह गए, मेरे इतने लेक्चर मैथ्स के रह गए, अब कैसे करूं? तो मैं तुझे जरूर तेरा सांत्वना के लिए, तेरे दिल को तसल्ली के लिए कुछ जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरी अंदर से आवाज आएगी, जब पढ़ना था तब क्यों नहीं पढ़े? क्लियर? तो वो काम मत करो, शांति से पढ़ो, ठीक है? तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? देखो कई लोग पूछ रहे हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है। बेटा न्यूक्लियॉन, अब तुम इसका मतलब कल क्लास नहीं आए थे, न्यूक्लियॉन्स हम बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर, न्यूक्लियॉन्स हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। क्लियर? न्यूक्लियॉन हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर। तो एक एटम का जो मास बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। चलो अब ध्यान से समझेंगे एएमयू क्या होता है। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, अगली चीज पढ़ेंगे। एटॉमिक मास यूनिट ये क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। अब मेरी बात समझना एक बार अच्छे से समझना। एटम का मास लिखना है अब आपको, एटम का मास। जैसे मैंने बोला आरएएम बताओ, आरएएम ऑफ हीलियम क्या आएगा? तो आपने बोला सर हीलियम का आरएएम आएगा 4। मैंने बोला 4 क्या?
रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 आया, इसका क्या मतलब है? तो आपने बोला सर इसका मतलब है कि ये कार्बन के 1/12 वाला जो पीस आपने कट किया था ना, कार्बन का जो 1/12 वाला हिस्सा आपने अलग किया था, द पीस दैट वाज 1/12 ऑफ कार्बन एटम, उससे ये 4 गुना भारी है। मैंने बोला वो सारी बातें सही है, इसका खुद का मास क्या है? आप बोलोगे सर मुझे यूनिट नहीं मिल रही, आज बोलोगे मुझे यूनिट नहीं मिल रही, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप RAM क्या आएगा? 4 आएगा, RAM 4 आया। मैंने बोला एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास क्या होगा? तो आप मास के लिए आप क्या बोलोगे कि सर एटॉमिक मास को समझने के लिए 4 के साथ साथ कोई तो यूनिट लिखनी पड़ेगी, कोई तो यूनिट लिखेंगे, किलोग्राम लिखें, ग्राम लिखें, मिलीग्राम लिखें, माइक्रोग्राम लिखें, कुछ तो लिखेंगे। तो एक एटम का मास ना तो 4 किलो हो सकता है, ना 4 ग्राम हो सकता है, ना 4 माइक्रोग्राम। एटम का मास तो बहुत हल्का होगा, बहुत हल्का। तो बात को समझना, एटॉमिक मास यूनिट किसको बोला गया? अब याद कर RAM क्या था? RAM क्या था? RAM तो RAM था मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम। यही था RAM। क्लियर? अब मुझे 4 के आगे कोई यूनिट लगानी है, यानी मुझे RAM के आगे ही तो मैंने यूनिट लगाई, यानी एटॉमिक मास को मैंने क्या लिखा? एटॉमिक मास को मैंने लिखा कि सर एटॉमिक मास लिखने के लिए मुझे एक तो RAM लिखना पड़ेगा जो कि 4 था, RAM इंटू कुछ यूनिट लिखनी पड़ेगी, इंटू कुछ यूनिट लिखनी पड़ेगी, जैसे 4 कुछ तो आएगा, कोई तो यूनिट आएगी। अब वो यूनिट ऐसी होनी चाहिए, वो यूनिट ऐसी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को, तुझे ये तक समझ में आ जाएगा कि 1 AMU की डेफिनेशन यही क्यों होती है। वो यूनिट कैसी होनी चाहिए? वो यूनिट ऐसी होनी चाहिए, यानी मुझे एटॉमिक मास लिखना है, यहाँ एटॉमिक मास लिखना है तो मुझे इस RAM से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही बात हुई, एटॉमिक मास लिखना है तो RAM से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं यहां क्या मल्टीप्लाई करूं? मैं यहां क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि ये जो मास वाली वैल्यू है इस पे कोई फर्क ना पड़े, इस पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि पता चले मैंने यूनिट ऐसी ले ली, इस यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, मान लो इस यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? 4 × 2, तुझे लगेगा हीलियम का मास तो 8 हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगी। सर 3 ले लिया तो हीलियम का मास 12 हो गया। यानी कि आपको ये यूनिट ऐसी लेनी है, आपको ये यूनिट ऐसी लेनी है जिससे कि ये वाली जो वैल्यू है, जो मास है, रियल मास जो एटम का है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या करो, एक ऐसी यूनिट लो, एक ऐसी यूनिट लो जो यूनिट इससे और इससे कैंसल आउट हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाए, ताकि हमारे पास केवल और केवल मास बचा रह जाए, मास बचा रह जाए। तो यूनिट क्या लेंगे? ऐसी यूनिट क्या लेंगे फिर सर? ऐसी यूनिट क्या लेंगे? तो हमने यूनिट क्या बोल दिया? ये कब कैंसल आउट होंगे? ये कब कैंसल आउट होंगे बेटा? ये दो चीजें कब कैंसल आउट होगी? जब मैं AMU को क्या लिख दूं, यूनिट को ही क्या लिख दूं कि 1/12 मास ऑफ C12। जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसी को मैं यूनिट बना दूंगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएंगे और बचा रह जाएगा मास ऑफ एटम। समझ में आ गई बात? तो बच्चों को ये बोला जाता है कि 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है, 1 AMU क्या होता है। तो मैं सीधा आ रहा हूं एटॉमिक मास यूनिट पर। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन के 1/12 पार्ट का जितना मास होता है उसको 1 AMU बोलते हैं। जवाब आता है क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, तो वो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जब उसको मैं AMU को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मास आ जाएगा। चमका या नहीं? लिख दो AMU मक्खन, लिख दो AMU मक्खन। 1 AMU क्या आ गया? 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। चमक गया भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज बेटा, एक और चीज, इधर आ जाओ। इसको मैं वापस से क्या लिखूंगा? 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम क्या होता है? मास ऑफ C12 एटम क्या होता है सर? मास ऑफ 12 न्यूक्लियन, मास ऑफ 12 न्यूक्लियन, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो उन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का मास ही तो कार्बन का मास है। तो यानी 1 AMU क्या आ गया? 1 AMU क्या आ गया? ये 12 से 12 कट गया, तो 1 AMU आ गया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन।
मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो बताओ वन न्यूक्लियन का क्या मतलब होगा? वन न्यूक्लियन का मतलब होता है, वन न्यूक्लियन का मतलब होता है या तो एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन। कल बताया था, या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। ये मत कर देना कि दोनों को जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, और दोनों का जो मास होता है, दोनों का जो मास होता है वो क्या आ जाएगा बेटा? दोनों का मास बराबर होता है। तो 1 AMU क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, या मैं बोल दूं 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ओके, कहने का मतलब देख कितनी सिंपल बात आई है, कितनी सिंपल चीज उतर के आ गई। एक एलिमेंट में एक प्रोटॉन है और एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। सुनना बात को, एक एलिमेंट में एक प्रोटॉन है और एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो उस एलिमेंट का मास क्या होगा? अरे भाई उसमें एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास होगा। जी ठीक है सर। अगले एलिमेंट में दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो उस एलिमेंट का क्या मास होगा? भाई दो प्रोटॉन का मास दो न्यूट्रॉन का मास, यानी 4 न्यूक्लियन का मास, 4 न्यूक्लियन का मास। तो एक न्यूक्लियन का मास क्या है? 1 AMU। तो 4 का क्या होगा? 4 AMU। खत्म। और वैल्यू ये रख देगा तो बहुत वैल्यू आ जाएगी तेरे सामने। चमक गया? चमक गया? मक्खन, मक्खन बेटा अब मेरी बात सुन ले। अब तुझे मैं डिफरेंस बता रहा हूं हम कहां पहुंचे, ध्यान से समझना मेरी बात को। रिलेटिव एटॉमिक मास, अभी समराइज कर रहा हूं जो बातें बताई। रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज अ नंबर, इट इज अ यूनिटलेस नंबर, यूनिटलेस नंबर। और किसके बराबर है नंबर? ये नंबर है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर। ये नंबर है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर लो बस। RAM तो ये होता था। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, यदि एटम का मास निकालना है तो क्या होगा? एटम का मास निकालने के लिए आपको ये नंबर लिखना पड़ेगा, यानी RAM लिखना पड़ेगा, और इस RAM को मल्टीप्लाई करोगे AMU से। इस RAM को मल्टीप्लाई करोगे AMU से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेटा यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं। मैंने फटाफट लिखना आप लोग, यहाँ हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया, लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, बोरोन लिया, कार्बन लिया। तो RAM क्या आएगा? RAM क्या आएगा? एटॉमिक मास क्या आएगा? एटम का मास क्या आएगा, है ना? और इधर इधर एक टर्मिनोलॉजी और मैं लिखूंगा, एक्चुअल मास क्या आएगा। यहां से एक एक चीज तुझे बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। क्लियर? देवांश अब नहीं करने वाला मैं बेटा रिपीट, इतनी बार रिपीट नहीं करूंगा। 4 बार रिपीट किया है, 4 बार, अब नहीं करूंगा। अब आप कभी भी उठ के आके बोले रिपीट तो नहीं। अब इसको सुनो शांति से, यहां से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है? इस टेबल को भरो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1 AMU की कैलकुलेशन काम नहीं आनी बेटा, याद कर ले 1 AMU ये होता है। कोई नहीं पूछेगा 1 AMU कहां से आया क्या आया। 1 AMU ये होता है। 1 AMU मतलब एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास, दैट्स इट। कोई नहीं पूछने वाला कहां से आया। ये वैल्यूज भर दे, करो 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 फटाफट करो। हाँ, RAM मास नंबर है, RAM ही मास नंबर है, एकदम सही है बेटा। RAM ही मास नंबर है, एकदम सही है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्या हो गया सर? 1 हो गया। हीलियम का 4 हो गया। लिथियम का 7 होता है। बेरिलियम का मैंने कल बताया 9 होता है। ये 11 होता है, 12 होता है। यानी RAM की कोई यूनिट नहीं होती। अब कोई बोले एटॉमिक मास क्या होगा, तो जवाब क्या देंगे सर? 1 AMU होगा, 1 AMU होगा, 1 AMU। ये क्या होगा सर? 4 AMU होगा, 4 AMU। यानी एटॉमिक मास का क्या मतलब हो गया? एक एटम का मास, एक एटम का मास AMU में कितना है? एक एटम का मास AMU में कितना है? मैं लिख भी दे रहा हूं इस चीज को, मास ऑफ 1 एटम इन AMU, मास ऑफ 1 एटम इन AMU, मास ऑफ 1 एटम इन AMU कितना है उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। ये क्या आ जाएगा? 7 AMU। ये कितना आ जाएगा? 9 AMU। ये कितना आएगा? 11 AMU। ये कितना आएगा? 12 AMU। तो अभी तो ये क्या लग रहे हैं? थोड़े बड़े नंबर लग रहे हैं, थोड़े बड़े नंबर लग रहे हैं। अच्छा यार, एक वजन है, 4 है, 7 है,
रियल वजन क्या है, एएमयू की वैल्यू रख दे, एएमयू की वैल्यू रख दे, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो एएमयू की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू एएमयू कितना है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। यानी हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम इतना भारी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। यानी हाइड्रोजन का एटम कितना हल्का हो सकता है, तुझे अंदाजा लग जाएगा, तुझे अंदाजा लग गया होगा कितना हल्का हो सकता है। समझ में आ गई बात। ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यानी एक्चुअल मास ग्राम में होता है, एटॉमिक मास एएमयू में होता है, इतनी सी बात है। ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। और ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। बताओ, चारों मक्खन, तीनों मक्खन, आरएएम एटॉमिक मास एक्चुअल मास, आरएएम एटॉमिक मास एक्चुअल मास, तीनों मक्खन, तो लिख दे तीनों मक्खन। गरिमा लिख रही है हाउ टू कैलकुलेट आरएएम, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट आरएएम, यू हैव टू रिमेंबर आरएएम। ये आपको कल मैंने टेबल बताई थी 1 से 20 तक की, वो याद करनी है, उसका कोई तरीका नहीं है निकालने का। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो होता है, अब वो क्यों होता है क्या होता है वो नहीं जवाब है आपके पास। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा होता है। क्लियर, आरएएम का डेटा याद होना चाहिए। अब एएमयू को ही यू भी बोलते हैं, 1U भी बोल देते हैं, यूनिफाइड मास। 4U भी लिख दो तो भी चलेगा, 7U भी लिख दो। U का मतलब भी एएमयू है, U का मतलब भी एएमयू ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है ये अब आप लिख चुके हैं, ये अब आप लिख चुके हैं, ये आप लिख चुके हैं, तो भी फिर भी लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए डेफिनेशन। एटॉमिक मास क्या है, फटाफट लिखो डेफिनेशन, मैं समझा चुका हूं इसको, लेकिन कॉपी में उतार लो, कॉपी में उतार लो, कॉपी में उतारिए। बेटा एक्चुअल मास का मतलब इतना सा है, एक्चुअल मास का मतलब इतना सा है, एएमयू की वैल्यू ग्राम में रख दो, क्योंकि यार एक्चुअल में तो हम ग्राम किलोग्राम में ही नापते हैं ना यार, एएमयू का कोई स्केल नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो एएमयू में वजन नापेगी, मशीन ग्राम किलोग्राम में नापती है। इसलिए एक्चुअल का मतलब है, भाई सवालों में तो हम एएमयू काम में लेते हैं, लेकिन वो बोल दे रहे रियल क्या है, तो एएमयू की वैल्यू रख दो, एक्चुअल मास बन जाता है, दैट्स इट। लिख लिया, चलो अब फटाफट फटाफट ये भर दो, फटाफट ये जो मैंने अभी आपको बताया ये भर लो। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है, लेट्स से कार्बन दिया है, या नाइट्रोजन दिया है, या ऑक्सीजन दिया है, या फ्लोरीन दिया है, या मैग्नीशियम दिया है, और यहाँ एल्यूमिनियम दिया है। जवाब दो फटाफट, क्या क्या आंसर आएंगे, फटाफट भरो इसको भाई, फटाफट भरो, टाइम ना लगाओ, फटाफट भर देंगे, अभी जैसे किया था वैसे ही करना है। क्या करना है, कार्बन कितना हो जाएगा 12, नाइट्रोजन कितना, अब ये 12 क्यों है, अब कोई पूछ रहा है ऐसा क्यों है सर, अरे भाई 6 और 6 12 होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये मैं बता चुका हूं। ये 14 होता है, ये 16 होता है, ये 19 होता है, ये 24 होता है, ये 27 होता है। तो ये क्या आएंगे, एटॉमिक मास क्या आएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस है, एटॉमिक मास यूनिट के साथ है, 12 AMU, 14 AMU, 16 AMU। ये एक एटम का मास है, एक एटम का मास।
1 एटम का मास, 1 एटम का मास, ये क्या आ जाएगा 19 AMU, ये क्या आ जाएगा 24 AMU, ये क्या आ जाएगा 27 AMU। एक्चुअल क्या आ जाएगा, AMU की वैल्यू रख दो। यानी देखो कार्बन कितना हल्का होता है, समझ में आ गई बात, कितना हल्का होता है, मतलब इतना हल्का होता है 12 इंटू 1.67, 12 इंटू 1.67 में किसका भाग दे दो, 10 की पावर 24 का भाग दे दो, इतना ग्राम जो आएगा ना वो कार्बन होगा, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। ये क्या आ जाएगा 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी तरीके से ये सब आ जाएंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और ये आ गया आपके पास 24 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और ये आ गया बेटा 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। खत्म, क्लियर। चलो जी सॉल्व करो फटाफट, फटाफट सॉल्व करो। उसने बोला है बताओ एक एटम का मास 14 AMU है, 14 AMU। इसका मतलब एक एटम का मास 14 AMU है, इसका मतलब इसमें एक एटम के अंदर एक एटम का मास आपको दिया है 14 AMU, एक एटम का मास दिया हुआ है 14 AMU। इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं बेटा 14 हो गए, एक एटम के अंदर कितने हो गए 14 हो गए। उसने बोला 5 एटम में कितने होंगे, जवाब दो। शगुन लिख रही है बेटा हम सर 1.0 तक कैसे पहुंचेंगे, बेटा 2.0 को तो समझ लो एक बार, 1.0 तक तो पहुंचेंगे, टाइम लगेगा। आप लेट जागे हैं तो अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ पहुंच जाओगे। लेकिन यार पढ़ाई पे ध्यान दे लो, फर्जी बातें जितनी कम करोगे उतना जल्दी पहुंचोगे, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, है ना। आप यदि इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे कि हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, हम नोट्स कैसे बनाएं, हमें क्या कर, एक बात बताऊं यार, रैंक वाले बच्चे इतनी चीजें नहीं पूछते, रैंक वाले बच्चे सवाल करते हैं, सवाल के बारे में बातें करते, फोकट बातें नहीं पूछते कि ज्ञान दे दो सर, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उनको पता है अंदर है वो ज्ञान। करो इसको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 70 आ जाएंगे। जिन लोगों का आंसर 70 आ गया वो खुद को शाबाशी दे सकते हैं, जिन लोगों का आंसर 70 आ गया वो खुद को शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि जिसका एटॉमिक मास 14 है, जिसका एटॉमिक मास 14 है, 14 AMU, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 14 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 14 है, यानी कितने न्यूक्लियॉन से 14 न्यूक्लियॉन से। ये तो एक एटम में है, ये तो एक एटम के अंदर है, एक एटम के अंदर। उसने बोला 5 में कितने होंगे, अरे एक में 14 है तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 एटम्स के अंदर 5 गुना हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। खत्म, लल्लू सवाल एकदम। अब देख, अब एक ना यूनिट का ना थोड़ा ध्यान रखो यार, यूनिट का ध्यान रख ले। यहां नंबर बोला है, नंबर, ये बोला है कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, संख्या पूछी और AMU लिख रहा है। मास पूछा है क्या, जो AMU लिख रहे हो यहां पर, मास पूछा है आपसे, संख्या पूछी है आपसे, बोला बॉल कितनी है, बोले 5 ग्राम बॉल है। अरे पापी, बॉलों की संख्या पूछी है। ये करो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बोल रहा है न्यूट्रॉन का मास कल से आधा कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया जाए, तो बताओ कार्बन का मास पे क्या असर पड़ेगा। सॉल्व करें, जवाब दे। अरे यार नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। कैसे लोग हैं यार, क्या करूं मैं इन लोगों का। कभी कभी लगता है 1.2 के ज्यादा बढ़िया बच्चे थे यार, कम से कम काम की बातें पूछते थे, अब फालतू चीजें पूछना चालू कर दे रहे हो तुम लोग। करो सॉल्व इसको। नहीं 2 वाले भी अच्छे हैं, कुछ लोग दिल भी भेज दे रहे हैं, हार्ट वार्ट भी भेज देते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। पोल क्रिएट कर दो भाई, इसमें पोल क्रिएट करो, एक बार पोल क्रिएट कर दो। ध्यान देना, पहले उसने बोला
देखो मास जो होता है, मास का कारण दो ही होता है, मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, बस। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत नहीं है इस मार्केट के अंदर, मास की बात जब करें तो आपसे बोला है कार्बन जो ओल्ड, अपना ओल्ड जो मास आ रहा था कार्बन का, ओल्ड मास कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि 6 तो प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। तो 6 का इसका मास कितना आता था, 6 AMU, इनका कितना आता था, 6 AMU, तो टोटल कितना आता था, 12 AMU। ये ओल्ड वाली कहानी थी, ये ओल्ड वाली कहानी थी। क्लियर? अब उसने नई कहानी रच दी, एक नई कहानी रच दी। उसने बोला प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास जो है, न्यूट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो कितना हो गया, आधा AMU हो गया, आधा AMU। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का डबल हो गया। इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास लिखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ऐड ही नहीं होता। और प्रोटॉन का वही की वही है, प्रोटॉन का वही की वही है, प्रोटॉन को छेड़ा ही नहीं। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखेंगे, अब 6C12 के अंदर, 6C12 के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए जी, 6 हो गए। तो प्रोटॉन का मास क्या होगा, एक का 1 AMU, तो 6 का 6 AMU, 6 का 6 AMU आ गया। ठीक है जी। न्यूट्रॉन कितने हैं सर, न्यूट्रॉन इसके अंदर 6 हैं। 6 न्यूट्रॉन का मास क्या आएगा, एक का आधा लेना है, आधा। क्यों? क्योंकि सवाल ने बोला है। तो ये कितना हो गया, 3 AMU। यानी कार्बन का मास कितना आ गया, 6 और 3 9 AMU आ गया, 9 AMU आ गया। इसका मतलब कम हो गया। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, परसेंटेज निकाल लो, कितना कम हो गया बेटा। पहले कितना था, 12, अब कितना रह गया, 9। तो कितना रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड कितना आया आपके पास, तो रिड्यूस्ड आया सर 12 - 9, यानी कितना हो गया, 3 AMU कम हो गया। 3 AMU कम हो गया तो कितना परसेंट कम हुआ, परसेंटेज रिड्यूस्ड कितना आ जाएगा बेटा, परसेंटेज रिड्यूस्ड आएगा सर 3 कम हुआ और 12 में से कम हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 25% कम हो गया। आंसर डी आएगा, आंसर आएगा डी। बहुत बढ़िया, समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी पूछ सकता था कितना परसेंट रह गया, तो 9/12 कर देते, 75% रह गया, 75% रह गया। बहुत बढ़िया। ये सवाल सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो भाई। हाँ अब बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। बोल रहा है एक एटम, देखो मास नंबर है 31, मास नंबर है 31। इसका मतलब क्या है, एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर 31 न्यूक्लियॉन है। आपको बस ये बात समझ में आ जानी चाहिए, मास नंबर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियॉन्स की संख्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो मास नंबर 31 है, तो बोल रहा है 10⁻23 एटम्स में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। सॉल्व कर दो, सॉल्व करो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। सर एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 31 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो 10⁻23 एटम्स में कितने होंगे बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 31 से गुणा कर दो। तो सर 31 × 10⁻23 नहीं, ये 3.1 है, तो इसको 3.1 लिखूंगा तो एक पावर उधर चली जाएगी, 10⁻24 हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल। चलो, एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम। फटाफट सवालों के जवाब दो, अब सवालों का बॉम्बार्डमेंट होना चालू हो गया है। जो लोग सवाल अटेम्प्ट करेंगे उनको थ्योरी क्लियर होगी, जो थ्योरी में ही घुसे रहेंगे, सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। न्यूट्रल एटम दिया एक एलिमेंट का जिसका एटॉमिक मास 40 AMU है, 40 AMU है और 20 न्यूट्रॉन है। तो यहां से क्या आ गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर 40 है और न्यूट्रॉन 20 है। अब फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। आयन के अंदर, आयन के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। बहुत अच्छा, प्यारा सवाल है। बेटा लिखने का टाइम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिखने के टाइम की एक चीज बताता हूं। क्या होता है, पहले क्वेश्चन जैसे ही आता है ना, क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व किया करो, उसको नहीं लिखना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है।
अब जैसे जैसे ही मैंने स्क्रीन पे दिया आपको तुरंत लिखना चालू, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना है। आंसर आ गया, आंसर आते ही फिर आपको लग रहा है अभी सर एक्सप्लेन करेंगे, सर लिखेंगे, तब तक आप अपना क्वेश्चन लिखते रहें। समझ गए बात? हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं यार, सभी बच्चे ऐसे करते हैं। और स्पीड भी थोड़ी सी अपनी बढ़ाने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ जी, शाबाश। देखो, इलेक्ट्रॉन के आने से या इलेक्ट्रॉन के जाने से न्यूक्लियस को कोई असर नहीं पड़ता, ध्यान से समझना। इसने बोला देखो न्यूक्लियस के अंदर 40 थे, तो न्यूट्रॉन 20 थे, तो मैं न्यूट्रॉन को यहां रख दूंगा तो प्रोटॉन भी 20 आ जाएंगे। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 20 थे, न्यूट्रॉन भी 20 थे, यानी न्यूक्लियॉन 40 थे। बाहर इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमने दो, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमने दो। अब वो बोल रहा है यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला गया। बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे क्या असर आया? उनको बोलो भैया न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अफेक्ट नहीं करते, पहले भी 40 थे, बाद में भी 40 है। आंसर सी है, आंसर सी है, आंसर सी है। समझ गए बात? चमक गया? अब यहां गलती कौन करेगा? यहां गलती कौन करेगा? गलती वो करेगा जिसको लगेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो अब तो इलेक्ट्रॉन 38 बचे। बेटा इलेक्ट्रॉन बचे ना 38, न्यूक्लियॉन्स में तो इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं होते, वहां तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करेगा तो वो तो सेम ही रहेंगे, उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा। चमक गया? सर आरएएम फ्रैक्शन में, अरे मेरे लाल आरएएम फ्रैक्शन में भी हो सकता है जब सैंपल के अंदर आइसोटोप। देखो यार थोड़ा सा वेट तो कर लो, चीजें आएंगी ना, आएंगी सामने, मैं एक एक चीज बोलूंगा। चलो ये करो, ये करो, फटाफट करो। चलो ये घर से कर लेना, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, इसको घर से कर लेना, इसको घर से कर लेना। इस टाइप का सवाल मैं दे चुका हूं आप लोगों को। वाओ, बड़े दिलों बाद दिल आ गए। यदि आप लोगों को यार जेन्युइनली समझ में आ रही है चीजें और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं तो एक बार दिलों की बारिश कर दो, है ना। एक बार दिल दनादन दनादन यहाँ चैट में दौड़ता है, लाल दिल एकदम, है ना। हाँ, अरे आप बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, ऐसा नहीं है। एक बच्चे लिख रही है कि सर हम अच्छे नहीं है, अरे बहुत अच्छे हो। क्या होता है समटाइम्स कोई एक आ जाता है और वो इरिटेट करना चालू कर देता है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, तो कभी कभी हो जाता है ना। बाकी अच्छे तो ही, आप अच्छे नहीं होंगे तो ये इतनी मेहनत किसके लिए की जा रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये वही सवाल पे मैं आ रहा हूं जिसपे कईयों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या आरएएम फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? जवाब दे रहा हूं, वही तो सब। मुझे तेरे से पहले तेरे डाउट पता है, मुझे पता है कि ये कहां अटकेगा। क्लियर? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दे दिया, दे दिया, दिल दे दिया मैंने, ले लिया, बहुत सारे दिल आ गए। चलो इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनना बेटा, अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूं। मान ले मैंने क्लोरीन का सैंपल लिया, क्लोरीन एटम्स का सैंपल लिया, सैंपल, ध्यान से समझना एक एक बात को। अब इसमें क्या है, मैंने 100 एटम लिए टोटल, और ऐसी 10 लाइन है। सौ एटम ले लिए, मान लो टोटल 100 एटम है, ध्यान से समझना मेरी बात को, टोटल 100 एटम है। अच्छे से समझना बेटा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। इन टोटल 100 एटम में से मुझे पता चला क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, एक तो क्लोरीन 37 वाला है और एक क्लोरीन 35 वाला है, दो दो दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। और इन 100 में से ये वाले तो हैं 25 एटम्स तो ये हैं, 25 एटम्स तो क्लोरीन 37 वाले हैं, और 75 एटम्स ये हैं, 75 एटम्स ये हैं। अब आपसे पूछ लिया एक एटम का मास क्या होना चाहिए, तो यार हमें एवरेज निकालना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि अब तो दो तरीके के क्लोरीन है, यहां दो तरीके के क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि आइसोटोप्स हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या भाई? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या?
क्योंकि एक ही जैसी चीज होती तो आंसर आता 35 या आंसर आता 37। लव यू ऑल द्रोणा टू गाइज, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, यस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एवरेज लेना पड़ेगा, अब हमें एवरेज लेना पड़ेगा। क्लियर? क्यों लेना पड़ेगा एवरेज, क्यों लेना पड़ेगा एवरेज? क्योंकि तो देखो इनका मास कितना आएगा, फटाफट बताओ इनका मास कितना आएगा, मेरे को चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। इन 37 एटम्स का, इन 37 एटम्स का मास क्या आएगा, इन 37 एटम्स का मास क्या आएगा? चैट भर दो एकदम। इन 37 एटम का मास क्या आएगा बेटा? कोई बात नहीं प्रसन्ना, कोई बात नहीं, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड। कितना? हाँ शाबाश, आप बोलोगे सर 37 इंटू 25 आएगा, 37 इंटू 25 आएगा। मैं लिख भी देता हूं कितना हो गया, 25 इंटू 7 किया, ये 175 हो गया, और 25 दिया 75 और 17 किया 925 हो गया, 925 925 आया क्या भाई? यस 925 आया, 925 आया, बहुत बढ़िया। अब इन 35 का मास निकालो, ये कितना आया? 35 का मास निकालो कितना आया? तो आप बोलोगे सर ये आएगा एक तरीके से 35 इंटू 75, 35 इंटू 75 सर निकाल लेते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 5 12 2 4 6 2625, ये आया 2625, 2625। क्या सभी का यही आ रहा है? क्या सभी का यही आ रहा है? इसका 925 और इसका 2625, ठीक है। यानी टोटल 100 एटम्स का मास क्या आया? टोटल 100 एटम्स का मास क्या आया? टोटल 100 एटम्स का मास क्या आया? कितना आया? तो मैंने लिखा सर ये आया 37 इंटू 25 प्लस 35 इंटू 75, सर ये आया 925 प्लस 2625, सर ये आया 3550, 3550, 3550 एएमयू आया किसका? 100 एटम का, 100 एटम का मास आ गया इतना, 100 एटम का। तो एक एटम का क्या आएगा, एक एटम का क्या आएगा? तो एक एटम का आएगा 3500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ गया बेटा 35.5 एएमयू, 35.5 एएमयू। तो क्या रियल में एक एटम का मास ही है क्या? नहीं सर, ये एवरेज है। तो क्या आरएएम फ्रैक्शनल हो सकता है? हाँ हो सकता है, यदि एक सैंपल में एक से ज्यादा आइसोटोप हो तो। चमक गया, चमक गया। क्लोरीन 35.5 क्यों है? चमक गया क्लोरीन 35.5 क्यों है? कॉपी में छाप लिया क्या? कॉपी में छाप लिया क्या? ये आपने कॉपी में छाप लिया क्या? लिखो, कॉपी में लिखो फटाफट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे ये दिया हुआ था, कि क्लोरीन 35 की परसेंटेज दी हुई है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है, परसेंटेज अबंडेंस का मतलब उसने बोला 35 वाला 75% अवेलेबल है, क्लोरीन 35 वाला 75% अवेलेबल है, और क्लोरीन 37 की जो परसेंटेज दी हुई है वो दी हुई है 25%। यानी इसका क्या मतलब है? टोटल 100 एटम होंगे तो 75 37 वाले होंगे, 35 वाले होंगे और 25 37 वाले होंगे। हमने सबका मास निकाला, 100 से डिवाइड किया क्योंकि टोटल 100 थे तो एक का मास आ गया। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? अब मैं एवरेज का फॉर्मूला बताऊंगा। चमक गया? अरे यार फिर सुन ले बेटा, मास, अब क्लोरीन का कोई मास पूछे तो मास में जवाब दोगे 35.5 एएमयू। इनफैक्ट सभी का फ्रैक्शनल में आता है, हाइड्रोजन भी 1 नहीं होता, 1.008 होता है, सभी का फ्रैक्शन में आता है। कौन? एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि सभी के आइसोटोप्स होते हैं, पर मास नंबर
मास नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होता। यहां क्लोरीन, इसका मास नंबर 37 है, इसका 35 है। अरे बेटा ये थोड़ी ना बोल देंगे यार कि टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर 35.5 है, तो इसका मतलब कोई चीज आधी हुई यहां पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। मास नंबर इंटीजर, एटॉमिक मास एवरेज हो सकता है। क्लियर? क्लियर? चलो जी, तो अब देखो, अब यहां से लिखेंगे, अब ये कॉपी में उतर जानी चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास, हेडिंग डाल लेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास जो हमने कब वेट निकाला है, एवरेज वेट निकाला है एटॉमिक मास का। कब? जो भी आइसोटोप नेचुरली एक एलिमेंट के प्रेजेंट है, यानी एक एलिमेंट के, सर जी तुसी साडी जान हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो, तुसी भी साडी जान हो सर जी, ठीक है, तो तुसी भी साडी जान हो बच्चा जी, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गया? एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गया? एवरेज लिया आपने जब एक से ज्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है उनका, ठीक है, और आइसोटोप अलग अलग परसेंटेज में होते हैं, अलग अलग परसेंटेज में होते हैं, और ये परसेंटेज एक्सपेरिमेंटली आती है, ये परसेंटेज आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये परसेंटेज सवाल में मेंशन की होती है, ये परसेंटेज सवाल में मेंशन की होती है। ये तू कॉपी में उतार ले, कॉपी में उतार ले। एक बोल रहा है 100 कैसे आया? पापी आत्मा, परसेंटेज का सम तो 100 ही आएगा ना यार। ठीक है, हाँ ये लिख लिया भाई, सभी ने लिख लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान देना। इफ परसेंटेज अबंडेंस, इफ परसेंटेज अबंडेंस, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। एम एवरेज क्या आएगा? एम एवरेज मतलब एवरेज मास, एम एवरेज मतलब एवरेज मास, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। अब इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? इसको ये भी लिख सकता हूं एम एवरेज m1x1 प्लस x2 क्या होगा बेटा? 100 माइनस x1 होगा, 100 माइनस x1 होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 ही तो 100 है। तो यहाँ x1 प्लस x2 क्या है? x1 प्लस x2 क्या है यहाँ पर? तो हम बोलेंगे m1 m2 तो हो गए, m1 और m2 तो हो गए इंडिविजुअल एटॉमिक मास, इंडिविजुअल एटॉमिक मास, इंडिविजुअल एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, अलग अलग आइसोटोप्स के मास हो गए, ठीक। और x1 x2 क्या हो गया बेटा? x1 x2 हो गया आपके पास परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस, और परसेंटेज अबंडेंस मतलब कौन कितना प्रतिशत पाया जाएगा। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने क्लोरीन वाला सवाल किया था, तो क्लोरीन वाले में आपको बोला कि Cl35 वाला है 75% और Cl37 वाला है 25%, तो तुझे फॉर्मूला लगाना है एम एवरेज का। क्या आ जाएगा? 35 की बात करें तो m1 हो गया 35, x1 हो गया 75, m2 हो गया 37, x2 हो गया 25, x1 प्लस x2 हो गया 100, सॉल्व किया आ गया 35.5। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। समझ गए बात? ठीक, m1 x1 प्लस, हाँ ये m2 और आएगा बेटा, यहाँ m2 और आएगा, है ना। तो अब सुनो, मास नंबर में और एटॉमिक मास में अंतर है? हाँ है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है,
मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। एटॉमिक मास एवरेज मास होता है, एवरेज मास। समझ में आ गई बात? इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपकी मर्जी है बेटा, किसी को भी M1 M2 मान ले, किसी को भी M1 M2 मान ले। M1 इसको मान लेना तू तो, पर मल्टीप्लाई इसकी परसेंटेज से करना, इसको M2 मान लेना, इसकी परसेंटेज से करना। अब 10वीं जैसे 9वीं जैसी बातें मत करो कि इसमें M1 कौन होगा, तेरी जो मर्जी है उसको M1 मान ले। चलो चलो सॉल्व करो। रेशियो दिया हुआ है, अब चाहे रेशियो, बेटा रेशियो भी दे देता ना, मान लो या रेशियो दे देता तो यहाँ रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ नीचे रेशियो का सम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करो इसको सॉल्व करो। लेड दिया हुआ है, 206 वाला भी दिया है, 207 वाला भी दिया है, 208 वाला भी दिया है और तीनों का रेशियो दिया हुआ है। तो वही सवाल है, जिसका मास उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करो, जिसका मास उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करो और नीचे सारे रेशियो का सम कर दो, आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, फटाफट आंसर चाहिए चैट बॉक्स के अंदर भर दो एकदम। चौधरी जी मैं नहीं लूंगा M2, आपकी मर्जी, आप M2 ले लो। यार ये थोड़ी ना M1 M2 कौन कौन होंगे, गजब बातें कर रहे हो यार। आपकी मर्जी, उसको M2 ले लो, उसी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर आ गए हैं, आंसर आ रहा है 207.62। जिन लोगों के आंसर आ गए उनको ढेर सारा प्यार, बहुत बढ़िया। यानी आपकी ग्रेस्पिंग पावर बाकियों की तुलना में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, लव यू। चलिए जी, तो इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपकी जो मर्जी उसको M1 मान लेना मेरे भाई जी, जो मर्जी उसको M1 मान ले। मैंने इसको M1 मान लिया 206, तो X1 क्या हो गया, X1 हो गया 18, M2 मैंने मान लिया 207, बच्चों की तरह लिख के देना पड़ता है यार तुम लोगों को, ये हो गया 2, M3 हो गया 208, X3 हो गया 80। सॉल्व करेंगे तो M एवरेज क्या आ जाएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। 206 इंटू 18 प्लस 207 इंटू 2 प्लस 208 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 प्लस 20, 80 ये आ गया। तो 18 छिक्का 108 और ये एक ऊपर आ गया 18 36 और एक 3708 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 414। ये कितना आएगा 64, 16640 बाय 100, ये आ गया। इसको लिखते हैं तो ये 8 4 12 तो 2 आ गया, 1 और 1 2 और 4 6 आ गया, 7 और 4 11 और 6 17 आ गया, 3 और 1 4 और 6 10 1 आ गया और 1 और 1 2, 207.62, 207.62 ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल सॉल्व करो भाई, अगला सवाल सॉल्व करो। इसमें परसेंटेज पूछ ली, परसेंटेज ध्यान देना। मान लिया आपने पहले की परसेंटेज, मान लो इसमें एक तो B9 दिया हुआ है और एक B11 दिया हुआ है, एक की परसेंटेज X मान लेना, तो दूसरे की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 100 माइनस X, दूसरे की कितनी आ जाएगी 100 माइनस X। सॉल्व करो, एवरेज भी दिया हुआ है इसमें। जब भी परसेंटेज पूछे एक को X मान लेना, दूसरा 100 माइनस X होगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आएगा। बहुत बढ़िया, सवाल सॉल्व करते रहो, सारे के सारे बच्चे एकदम लग जाओ कि हाँ अब अपनी पढ़ाई चालू हो गई है, एकदम IIT वाली स्टडी चालू हो चुकी है। मोल कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मास वाले सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को छीलते जा रहे हैं, लेकिन छीलने के लिए सवाल करना जरूरी है। यस, लगाओ क्वेश्चन। जो ये लिख रहा है मेरे से नहीं लग रहे क्वेश्चन, वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि उससे क्वेश्चन ना बने। कोशिश नहीं करोगे तो कैसे लगेंगे यार, मैं मतलब हिंट लिख के दे रहा हूं यार, एग्जाम में तो हिंट भी नहीं आएगा, तब भी नहीं करोगे प्रयास तो मैं तो थोड़ी ना आ जाऊंगा कि आपके अंदर मेरी आत्मा आ गई और पेन उठा के सॉल्व करने लग गई। यू विल हैव टू सॉल्व इट। आंसर आ रहे हैं यार, कितने बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आंसर दे रहे ध्यान देना, रेशियो जो ढूंढना है वो B9 और B11 का ढूंढना है, B9 और B11 का ढूंढना है। बहुत बढ़िया बेटा,
तो देखो यहां क्या दिया हुआ है, एम एवरेज क्या होगा, एम एवरेज क्या होगा सर, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय 100, यही आएगा। तो एम एवरेज मुझे दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है भाई, एम एवरेज कितना दिया हुआ है 10.8, m1 को मैंने 9 मान लिया तो ये हो गया 9x प्लस ये हो गया 1100 माइनस x, और नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 10.8 इंटू 100 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1080, इधर आ जाएगा 9x प्लस 1100 माइनस 11x, तो ये कितना आ गया, देखिए आ गया 2x, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। तो x क्या आ गया 10% आ गया जी, x क्या आ गया 10% आ गया। इसका मतलब B9 का वैल्यू क्या आ गया, B9 आया, B9 आया आपके पास 10%। तो भाई B11 क्या होगा, B11 क्या होगा सर, B11 90% होगा। सर रेशियो पूछा है, रेशियो तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/9, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा ए। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया एवरेज वाला, एवरेज मक्खन तो लिख दे एवरेज मक्खन, कुछ नहीं भाई सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तेरी फॉर्मूला शीट के अंदर जुड़ते जाना चाहिए, ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट के अंदर जोड़ दे और लिख दे एवरेज मक्खन, एवरेज मक्खन। क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अगला अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता था, एटॉमिक मास होता था मास ऑफ वन एटम इन एएमयू। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ हेडिंग डाल लो भाई, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एएमयू, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एएमयू, एएमयू में एक मॉलिक्यूल का मास लिखना। दूसरा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, sum of mass of all atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में क्या होगा, उसी की बात हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या होगा भाई, बताओ क्या आएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एक CO2 का मॉलिक्यूल कितना भारी है, तो कितना भारी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा सर, ये आ जाएगा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। यही तो बोलेंगे, दो दो बार ऑक्सीजन आ रहा है, समझ में आ गई बात। तो सिंपल कर दो, कार्बन का कितना होता है 12 AMU प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU, पर दो दो ऑक्सीजन है, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 AMU। ये जितना मैंने तुझे प्यार से कैलकुलेट करके बताया ना, 1.2 वाले से पूछना कि आज से 4-5 लेक्चर बाद ये नहीं बताऊंगा मैं कि कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास तुझे फटाफट आने चाहिए, उसके लिए एटॉमिक मास रटे होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मास क्या हो गया CO2 मॉलिक्यूल का, एक्चुअल मास कितना आ गया CO2 मॉलिक्यूल का। तो मैंने क्या बोला था बेटा, एक्चुअल मास के लिए AMU की वैल्यू रख दो 44 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, इतना भारी आ जाएगा। ये एक्चुअल मास है, ये एक्चुअल मास है। समझ में आई बेटा मॉलिक्यूलर मास की कहानी। मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल सी चीज है, उस मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स है सबको जोड़ दे, सबको जोड़ दे। चमक गया, देख कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें पढ़ते हुए चल रहे हैं अपन, चमक रही है बेटा, एक एक बात चमक रही है। एटम का मास याद होना चाहिए, उसको जोड़ देंगे, जोड़ के रख देंगे। एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास, एक एटम का मास एटॉमिक मास, सिंपल सी बात है। गॉट इट, चमक गया बेटा। चलो इनके मॉलिक्यूलर मास भर दो, फटाफट मॉलिक्यूलर मास भर दो भाई। आ गया तो इनके मॉलिक्यूलर मास भरो, फटाफट चाहिए मेरे को, एकदम एक ही लाइन में बॉक्स के अंदर लिख दो, फटाफट लिख दो।
हाँ भाई, तनिष, प्रांजल, अयान, गाचा हो गया सभी को, मनीष, रोशनी, अर्षित, श्रद्धा, बहुत बड़े बेटा, दक्ष, शर्मा जी के बेटे से पढ़ती हूँ, रैंक कहीं से नहीं आएगी। फर्जी बातें एकदम पूरी लिखवा लो, है ना, शर्मा जी के बेटे से पढ़ती हूँ। तो ये एटॉमिक मास था, फिर से बता दे रहा हूं, ये एटॉमिक मास था। एक मॉलिक्यूल का मास एएमयू में कितना आएगा, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का क्या करना है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका मास जोड़ देना है। जैसे CO2 में क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को मतलब दो ऑक्सीजन और एक कार्बन को जोड़ा तो ये आ गया, सिंपल सी बात है। फिर लिख दिया एक्चुअल मास, तो एक्चुअल मास में केवल ये मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हो। तो CH4 क्या आ जाएगा बेटा, 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है पर 4 4 है तो 16 AMU आएगा। NH3 का 14 प्लस 1 होता है पर 3 3 दिए हुए हैं तो 17 AMU आएगा। हाइड्रोजन का होता है आपके पास 1 होता है पर दो दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं प्लस ये 16 दिया, 18 AMU आएगा। CO2 का 12 प्लस 2 इंटू 16 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 44 AMU आएगा। किसी ने ग्लूकोज का निकाला, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज, तो ये क्या आ जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, 180 आएगा बेटा। अब कोई बोले एक्चुअल बताओ, एक्चुअल, तो AMU की वैल्यू रख देना यार, और कोई बड़ी बात नहीं है। 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम ये होता है। 17 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, 1.67 कर देना, चाहे 1.66 करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इसी तरीके से 44 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, और ये 180 इंटू 10 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। चमक गया क्या मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास डन, तो लिख दें MM मक्खन, मॉलिक्यूलर मास मक्खन। अरे तो मॉलिक्यूलर मास मक्खन तो ट्रिपल M हो गए, ट्रिपल M। हाँ भाई डन। ये आपको होमवर्क में करके लाना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। हाँ हाँ भाई अपने स्टूडेंट थे, होमवर्क में करके लाना है। मॉलिक्यूलर मास पोटाश एलम का क्या होगा, ग्रीन विट्रियोल का क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का क्या होगा, ग्लोबर सॉल्ट का क्या होगा। ये आपको, ये गोबर नहीं है, ग्लोबर सॉल्ट है, ग्लोबर सॉल्ट। मैंने नाम बस अभी के लिए लिख दिए ताकि तुझे भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सवालों में कई बार नाम ही आते हैं, है ना। तो खैर ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला भी सबका लिख के दे दिया है। इन सबके मॉलिक्यूलर मास घर से करके लाने, घर से करके लाने बेटा ये, ठीक है। अब जो मैं होमवर्क देता हूं ना, उस पे मैं आपको टाइम भी नहीं देता उतारने के लिए, क्योंकि होमवर्क तो आपको वापस PPT देखनी है, तो आपको इसको लिख लेना उस टाइम पर। क्लियर? एक ये सवाल भी आपको होमवर्क में करना है, ये सवाल भी आपको होमवर्क में करना है। इसमें दुनिया भर के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, दुनिया भर के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिना। सर आप इतने मॉलिक्यूल क्यों दे रहे हो? आपको परिचित करवा रहा हूं मॉलिक्यूल से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बार बार मोल कॉन्सेप्ट में आएंगे, और जब मोल कॉन्सेप्ट में आएंगे तो तुझे मॉलिक्यूलर मास फटाफट निकालने आने चाहिए। क्या होमवर्क में करके लाएंगे सभी लोग? ओके जी। चलो जी, अब काम की बात पे चलते हैं, हेडिंग डालेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। किसी भी चीज की कैलकुलेशन, ये स्पीशीज क्या है? कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज हो सकती है। कौन सी चीज हो सकता है? ये कोई एटम की कैलकुलेशन हो सकता है ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है ये कोई आयन हो,
हो सकता है ये प्रोटॉन हो सकता है ये न्यूट्रॉन हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये आदमी हो सकता है ये औरत हो। स्पीशीज जब आपको लिख दी, कुछ भी कोई भी चीज की कैलकुलेशन आपसे करा दी कोई एक सैंपल देके, तो कैसे उस कैलकुलेशन को करते हैं, कैसे उस नंबर को सॉल्व करते हैं, उस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या आपने हेडिंग डाल ली? क्या आपने हेडिंग डाल ली बेटा? क्या आपने हेडिंग डाल ली बेटा? यस, एक ने बोल दिया है कि अब मोल स्टार्ट होने की खुशबू आना चालू हो गई है, अब मोल शुरू होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई, मोल आएगा थोड़ी देर में। हाँ एकदम, अब आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार। ये ना अब इसमें क्या होता है मैं तेरे को बता रहा हूं। ये तुझे क्या करेगा, हर बार एक पोटली लाके दे देगा कि यार ये पोटली 5 ग्राम की है, ये पोटली 10 ग्राम की है, ये पोटली 20 ग्राम की है। बता इस पोटली में कितने प्रोटॉन है, बता इस पोटली में कितने एटम है, बता इस पोटली में कितने मॉलिक्यूल है, ये सब बातें करेगा। क्लियर? तो पहले पहले बात सुनना, मान ले ध्यान से सुनना। आपको यदि एक स्पीशीज के बारे में सारा ज्ञान है, क्या 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 क्या, एक स्पीशीज के बारे में सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान। जैसे मान लो मैंने बोला यार कार्बन से रिलेटेड सवाल आया, तो तुझे कार्बन का, एक कार्बन का मास पता होना चाहिए सर 12 एम होता है, एक कार्बन में प्रोटॉन पता होने चाहिए 6 होते हैं, एक कार्बन में न्यूट्रॉन पता होने चाहिए 6 होते हैं, एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए 6 होते हैं। यानी जिसके बारे में बात की जा रही है सबसे पहले उसकी कुंडली बना ले। कुंडली क्या होती है? कुंडली मतलब एक के बारे में जो जो पता है वो सब लिख लो। क्लियर? जैसे जैसे एक सिंपल से मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं इस चीज को कि मान लो एक बॉल का वजन 40 ग्राम है, तो बताओ 320 ग्राम सैंपल में, 320 ग्राम सैंपल में कितनी बॉल आएंगी? एक बॉल का वजन 40 ग्राम है, तो बताओ 320 ग्राम में कितनी बॉल आएंगी? इसका क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? बहुत सिंपल सवाल है। एक बॉल का वजन 40 ग्राम है, तो 320 ग्राम की मैंने पोटली ले ली, तो उसके अंदर कितनी बॉल रही होंगी? क्लियर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ बॉल आप कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ बॉल्स आप निकालेंगे टोटल मास ऑफ बॉल, टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन बॉल। यही तो किया आपने। यस सर यही किया, 320 किया और 40 से डिवाइड कर दिया, 8 बॉल आ गई। अब सुन ले, तो नंबर ऑफ स्पीशीज, अब तू खुद फॉर्मूला लिख दे। नंबर ऑफ स्पीशीज का मैं फॉर्मूला लिखूं उससे पहले तू बता दे क्या आएगा। न्यूमरेटर में क्या लिखूं, न्यूमरेटर में क्या लिखूं और डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? नंबर ऑफ स्पीशीज मेरे से पूछ ली कि बताओ कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने प्रोटॉन, तो क्या लिखूं? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सर टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन स्पीशीज। मास ऑफ वन स्पीशीज, मास ऑफ वन स्पीशीज। ये बात समझ में आ गई? बॉल वाला एग्जांपल याद रखो, एकदम सही है। गिवन सैंपल का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन स्पीशीज, एकदम सही है, एकदम सही है भाई। एकदम सही है बेटा। लिख लिया? क्या कॉपी में उतर गया ये? अब मैं सीधा सवालों पे मूव करूंगा। क्या ये कॉपी में उतर गया? बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा? एक बोल रहा है सर घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, ये सवाल मैं कैसे कर दूं कि 40 ग्राम की एक बॉल है तो 320 ग्राम में कितनी बॉल होगी? अरे पापी आत्मा, ये 6ठी क्लास का, 5वीं क्लास का, 3री क्लास का बच्चा कर देगा ये सवाल। तू बोल रहा अरे घबराहट हो रही है, समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा भाई?
320 ग्राम टोटल का मास था, एक बॉल से डिवाइड किया, बॉलों की संख्या आ गई। तो मैंने बोला सेम काम यहां कर दो, सैंपल का मास में एक स्पीशीज से डिवाइड कर दो। समझ नहीं आ रहा सर? चमक गया? अरे चमक गया क्या? यस यस। अब सुनो, अब सुनो, मान ले, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने बोला ध्यान से सुनना बेटा, एग्जांपल के तौर पर ध्यान से सुनना। मैंने बोला 100 AMU ऑफ हीलियम ले लिया मैंने, 100 AMU ऑफ हीलियम ले लिया मैंने। मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कितने हैं? दूसरा मैंने बोला इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मैंने क्या बोला बेटा, ऐसे सवालों को करने से पहले, ऐसे सवालों को करने से पहले कुंडली बना लो, कुंडली ऑफ हीलियम, कुंडली ऑफ हीलियम। जिनको कुंडली नहीं समझ में आता, मतलब एवरीथिंग अबाउट हीलियम, एवरीथिंग अबाउट हीलियम। तो हीलियम के एक एटम का मास, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, हीलियम के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 4 AMU। एक एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं 2, एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं 2, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये होती है कुंडली, ये कुंडली होती है। और इस कुंडली से इसका जवाब देते जाओ, फटाफट करो, फटाफट करो। एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। जिन लोगों के आंसर 25, 50, 50 आ रहे हैं, एकदम सही है उनके जवाब। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालेंगे। और अभी अभी मैंने बताया नंबर ऑफ हीलियम एटम यानी नंबर ऑफ स्पीशीज कैसे निकालनी है सर? टोटल मास यानी 100 AMU डिवाइडेड बाय 1 हीलियम का मास। मैं एक बार लिख भी देता हूं, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 हीलियम एटम, मास ऑफ 1 हीलियम एटम। तो क्या करोगे, टोटल मास 100 है, हीलियम के एटम का मास कितना है जी? 4 है। तो कितने एटम आए? 25 एटम आ गए। अब जब ये पता कर लिया कितने एटम कितने मॉलिक्यूल है, फिर कुंडली पे जाओ, कुंडली पे जाओ। अब कुंडली पे देखो, याद करो, तुम्हें याद आ रहा है एटम कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, एक मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से गुणा करते थे। ऐसे प्रोटॉन कैसे निकलेंगे? टोटल प्रोटॉन कितने आएंगे? एक में 2 हैं, तो यहां टोटल प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? टोटल प्रोटॉन कितने आएंगे? तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, प्रोटॉन्स इन वन स्पीशीज, प्रोटॉन इन वन स्पीशीज, प्रोटॉन इन वन स्पीशीज कितने हैं वो लिख लो। एक में कितने प्रोटॉन है वो लिख दो, इनटू कितने आपके पास एटम्स हैं वो लिख दो। ये समझ में आई बात या नहीं? एक एटम में कितने प्रोटॉन है वो लिख दो, प्रोटॉन्स इन वन एटम, प्रोटॉन्स इन वन एटम, एक एटम में कितने? 2। तो बताओ 25 में कितने होंगे? 50। 25 में कितने होंगे? 50। खत्म, खत्म हो गया सवाल। ऐसे न्यूट्रॉन की बात करें तो एक में कितने हैं? 2। तो 25 में कितने होंगे? 50 होंगे। क्या ये सभी को चमक गया बेटा? क्या ये सभी को चमक गया? क्या ये चमका? क्या आ गया? आ गया। लव यू बेटा, लव यू। चल तो फटाफट शुरू हो जा। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 460 AMU। 460 AMU के अंदर सोडियम कितने होंगे? 460 AMU के अंदर सोडियम कितने होंगे? अच्छा, एक बात का और ध्यान देना, यहां जो टोटल मास दिया है उसकी यूनिट भी लिखते जाना। यहां जो टोटल मास दिया है उसकी यूनिट भी लिखना। यहां भी 100 AMU था, यहां 4 AMU था, AMU से AMU कट गया था तो 25 बचे, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती तो 25 एटम आए थे। ऐसे इसका जवाब दो भाई साहब।
शानदार, एकदम धड़ाधड़ आंसर चल रहे हैं बच्चों के, लवली, ब्यूटीफुल। अरे तुम लोग अब फोड़ दोगे, अब फोड़ दोगे, अब मुझे आ गई फीलिंग। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आएंगे सर, मास ऑफ दिस सैंपल, मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अब ध्यान देना बेटा, सारी चीजें एकदम यूनिट के साथ लिखना, यूनिट के साथ लिखना। यहां 460 एएमयू और एक सोडियम का मास होता है 23 एएमयू। सर एएमयू से एएमयू स्वाहा हो गया तो हमारे पास 20 बचे, इसका मतलब 20 एटम बच गए। कितने बच गए? 20 एटम बच गए, 20 एटम, 20 एटम। जब संख्या पूछिए तो एएमयू एएमयू मत लिखा करके 20 एएमयू, क्या होता है 20 एएमयू? हाँ चलो अगला पार्ट, अगला पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 1320 एएमयू सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। फटाफट जवाब देते जाएंगे, धड़ाधड़ आंसर चाहिए मेरे को। हाँ जी, आ गया भाई, आ गया। तो यह नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल क्या आएंगे? नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल क्या आएंगे? तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आएंगे सर 1320 एएमयू डिवाइडेड बाय एक CO2 का मास 44 एएमयू। 30 क्या है? 30 क्या है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये इसका ए पार्ट था, इसी में मैंने बी पूछ लिया, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहे होंगे, तो क्या जवाब दोगे? नंबर ऑफ एटम्स क्या आएंगे, जवाब दो। ये सवाल तो हमने पहले दूसरे लेक्चर में बहुत कर लिए थे। नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, फटाफट आंसर चाहिए। मॉलिक्यूल आ गए 30, एटम कितने आएंगे? एटम कितने आएंगे? एटम एटम कितने आएंगे? बेटा फिर आपने रटना चालू कर दिया, ये एटम नहीं है, ये तो मैंने क्या बोला, स्पीशीज है, स्पीशीज। अब वो स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, सवाल ने मॉलिक्यूल पूछी तो मॉलिक्यूल 90 आएंगे, 90 आएंगे एकदम से। मैंने क्या बोला, आप एक का लेखा जोखा रख लो, एक CO2 के बारे में सब कुछ सोचो, कितने एटम है एक CO2 में? एक C है, एक O है, एक O है, यानी कि 3 एटम है, 3 एटम। अब यही तो एटॉमिसिटी हो गई, यही तो एटॉमिसिटी हो गई। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये जो फॉर्मूले जुड़ते जा रहे हैं ना आपके पिटारे के अंदर, इनको अपनी कॉपी में अलग से फॉर्मूला शीट बनाते जाना। वन वालों ने तो बहुत अच्छी बना ली थी, 30 मॉलिक्यूल थे और एक में 3 है तो 90 एटम होंगे, 90 एटम आएंगे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोगों के लिए सॉल्व करो, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड का ए दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन 540 एएमयू सैंपल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आंसर चाहिए जी, आंसर चाहिए। कितने आएंगे भाई? ओनली 3 आएंगे, 3, ओनली 3, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ जाएंगे? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे सर? 540 एएमयू डिवाइडेड बाय एक ग्लूकोज का मास। तो पहले एक ग्लूकोज का मास निकाल लेना अलग से, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 96, 180 होता है भाई, 180 एएमयू होता है एक का मास। तो 180 एएमयू किया तो एएमयू से एएमयू गया, कितना आया बेटा? 3 मॉलिक्यूल आ गए,
3 मॉलिक्यूल आ गए। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई ये वाला सवाल और कर दे, ये वाला सवाल और कर दे। ग्लूकोज वही आपको दिया हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ना भूलें, क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6। बी पार्ट है, ये 540 AMU सैंपल जो आपने लिया था, मॉलिक्यूल्स का सैंपल लिया था, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर क्या क्या आएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर क्या क्या आएंगे? एकदम सही है बेटा, जिसने 72 एटम निकाले हैं वो सारे एटम है। 72 एटम जो तूने निकाले हैं वो सही है आंसर, पर वो सभी एटम का है। उसने बोला है नहीं केवल कार्बन और हाइड्रोजन के, बता क्या क्या आएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, गर्वित, लवली बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैसे कैसे अभी हमने देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए थे, मॉलिक्यूल कितने आए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो आए थे हमारे पास 540 AMU डिवाइडेड बाय 180 AMU। कितने आ गए थे? 3 मॉलिक्यूल आए थे, 3 मॉलिक्यूल। मैंने क्या बोला? आप कोने में एक कुंडली बना लेना एक मॉलिक्यूल की, कि एक C6H12O6 के अंदर कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 12, तो यही मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आएंगे? एक में कितने होते हैं? 6, तो 3 में कितने होंगे? 18। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आएंगे? एक में कितने हैं? 12, तो 3 में कितने आएंगे? 36। खत्म, खत्म। चल भाई शुरू हो जा, अब शुरू हो जा, इन दोनों में जवाब दे। एक सैंपल दिया है 12 AMU ऑफ कार्बन का, एक सैंपल दिया है 12 AMU ऑफ कार्बन का, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है एक दिया है 12 ग्राम कार्बन का, इन दोनों में कार्बन के कितने एटम्स आएंगे? निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करो इस सवाल को। एक लिख रहा है 1, दूसरा लिख रहा है 1 AMU। बेटा तुम्हें एक चीज मैं बोल दूं, तुम पहले ये सोचा करो AMU यूनिट किसकी है यार। अरे मेरे पगले पगली हो, AMU तो मास की यूनिट होती है। तुमसे नंबर पूछा है, तुम नंबर को AMU में कैसे बता सकते हो यार? हाँ अब थोड़ा आया, अब थोड़ा आया, अब थोड़ा आया आंसर। एक ने लिखा 1, एक ने लिखा 1 NA, एक ने लिखा 1, एक ने लिखा 1 NA। वेलकम टू द मोल कॉन्सेप्ट, वेलकम टू द मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब बता रहा हूं, पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट वाले में कितने आए? फर्स्ट वाले में आए 12 AMU डिवाइडेड बाय 12 AMU। क्योंकि टोटल मास भी 12 है और एक का मास भी 12 है, तो कितना आया? एक एटम आया, परफेक्टली एक एटम। यानी ये एक एटम, ये एक एटम, यानी पूरा डब्बा में देखूं तो ये एक एटम दिया हुआ है, एक एटम। ठीक है, अब इधर देखता हूं, दूसरी तरफ देखता हूं। दूसरा मेरे को दिया हुआ है 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आएंगे देखते हैं। तो अब ध्यान देना, मैंने टोटल मास लिखा 12 ग्राम, लेकिन एक का मास कितना था? 12 AMU। अब ध्यान से सुनना बेटा, 12 तो कट गए, लेकिन ग्राम से AMU थोड़ी काट देगा। 12 तो कट गए, ग्राम से AMU नहीं काट पाएगा। तो तू क्या करेगा? ऊपर ये तो 1 आ ही गया, ग्राम को ग्राम ही रखा, नीचे AMU की वैल्यू रख दी इस बार 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, क्योंकि यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। क्या यहां किसी को कोई डाउट कि मैंने AMU को ग्राम में क्यों बदला? अभी तक बेटा जितना भी सैंपल दिया था सब AMU में दिया था, AMU से AMU उड़ जा रहा था, गर्दा उड़ रहा था, आंसर आ रहे थे, मजे आ रहे थे, सभी को धनाधन आंसर लिख रहे थे। लेकिन ग्राम में जैसे ही आया, नीचे AMU है तो AMU कटेगा कैसे? AMU को ग्राम में बदलेंगे। चमका या नहीं? चमका या नहीं ये वाली बात? चमका बेटा? अमन, उदय,
ये चमका, ये क्या किया मैंने, ये समझ में आया सभी को? अभी तक जितने भी सवाल किए एएमयू से एएमयू उड़ गया था क्योंकि मास एएमयू में दिया था। बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। एएमयू से एएमयू उड़ा दिया था, एएमयू से एएमयू उड़ा दिया था। इधर भी आप देखेंगे एएमयू से एएमयू उड़ा दिया था, इधर भी आप देखेंगे एएमयू से एएमयू उड़ा दिया था। यानी जब सैंपल का मास एएमयू में दिया हुआ हो, जब सैंपल का मास एएमयू में दिया हुआ हो तो एएमयू से एएमयू कैंसिल आउट हो जाता था और हमारे पास जो बचता था वो नंबर आता था सीधा एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जब मास ग्राम में दे दिया, जब मास ग्राम में दे दिया तो ऊपर ग्राम था, नीचे एएमयू रह गया। ऊपर टोटल मास ग्राम में दिया है लेकिन एक एटम का मास ग्राम में नहीं, एएमयू में होता है। तो अब हमने क्या किया, एएमयू की वैल्यू रख दी। 1 एएमयू कितना हो जाए जी, 1 एएमयू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और जैसे ही मैंने वैल्यू रखी, अब ग्राम से ग्राम भी कट गया, ऊपर 10 की पावर 24 चला गया, नीचे 1.67 रह गया। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बताओ कितने लोगों को चमक गया, बताओ कितने लोगों को चमक गया एकदम। यार छुट्टी मत लिखो, तुम्हें कल भी मैंने बोला था जब भी छुट्टी दिमाग में है दो बातें याद रखा करो, छुट्टी और आईआईटी। अब चमका या नहीं, यदि अब चमक गया तो लिख दो अब चमका। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लवली। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 12 एएमयू में जितने, मतलब 12 एएमयू में एक एटम तो 12 ग्राम में एक अवोगाद्रो नंबर, यानी इतने सारे, इसको एक मोल बोलेंगे आगे चल के। 12 एएमयू में एक एटम, 12 ग्राम में एक मोल एटम। एक मोल इस संख्या को बोलेंगे, इस नंबर को बोलेंगे। समझ में आ गई? मान लो यहां 50 एएमयू में, 50 एएमयू में मान लेते हैं, रैंडमली मान लेते हैं 50 एएमयू में 5 चीज आ रही है तो 50 ग्राम में 5 मोल चीज आएंगी। यानी एएमयू में कम चीजें आती हैं, ग्राम में ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला। अब ये कैसे आया बेटा, ये डिवाइड कर दिया ना, यहां से आया। मैंने एएमयू की वैल्यू रखी, नीचे 10 की पावर -24 थी, ऊपर गया 10 की पावर 24, नीचे 1.67 था। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर 23 और यहां इसको डिवाइड कर दिया 1.67 से, सॉल्व करके आ गया, सॉल्व करके आ गया। चमका क्या, चमका क्या? यस 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 यस, क्लियर, क्लियर। इसका मतलब ध्यान से सुन, इसका मतलब ध्यान से सुन, तेरे पास फाइनली क्या बच गया था यहां, तेरे पास फाइनली बच गया था ग्राम अपॉन एएमयू। अब तू ये सीधा भी याद कर सकता है, सीधा याद कर सकता है कि जहां जहां ग्राम अपॉन एएमयू आ जाए वो एवोगाड्रो नंबर होता है। इसका नोटेशन Na होता है, ए फॉर एवोगाड्रो, एन फॉर ये बड़ा सा नंबर। एएमयू ग्राम अपॉन एएमयू कर दे तो Na आता है, यानी 1 ग्राम अपॉन एन एएमयू कर दो तो Na आता है, या मैं इसको उल्टा लिख दूं एएमयू इंटू Na कर दो, एएमयू को Na से गुणा कर दो तो 1 ग्राम आता है। कैसे भी लिख दो, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और इस संख्या को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, इस संख्या को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। चमक गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुझे यदि चमक गया तो इसका जवाब तू तुरंत दे देगा, फटाफट सॉल्व करके बता। सल्फर का एटॉमिक मास भूलना मत, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। इसका जवाब दे, इसका जवाब चाहिए मुझे दोनों का। ए का क्या जवाब आएगा, बी का क्या जवाब आएगा, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। चैट बॉक्स भर जाना चाहिए ए और बी का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा।
यस, एकदम सही है, एकदम सही है बेटा, बहुत आसान सवाल है। अब इसको आप फोड़ देंगे, इसका सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, पहले सेकंड का ए वाला सॉल्व करें तो सर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आएंगे सर टोटल मास। अब ध्यान देना, मास दिया है 320 AMU में और एक सल्फर का मास 32 AMU होता है। सर यहां तो AMU से AMU ही कट गया, तो आपके पास जो 10 बचा वो 10 कोरा 10 अकेला 10 एटम्स आए, 10 एटम्स ऑफ सल्फर आ गए आपके पास। यानी ये जो 10 आए हैं आप इनको इजीली काउंट कर सकते हैं कि 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6, 7, 8, 9 और 10 सल्फर के एटम है, गिनने लायक हैं। यूं गिन देंगे, टिप्स पे गिन देंगे, समझ में आ गई बात। लेकिन अब जब तू यहां गिनेगा ना, जब तू यहां गिनेगा सेकंड पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर, तो तू बोलेगा नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने आए, नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने आए भाई, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने आए। सर ये आया 320 ग्राम। और देख भाई, ग्राम तो बहुत बड़ा डेटा है ना, तो ऐसे भी सोच ले, एएमयू में जब भी नंबर पूछे कम आएंगे। एएमयू में, काम की बात है, इसको लिख ले, कॉपी में लिखने अपनी लैंग्वेज में। एएमयू में वेट दिया हुआ हो, इफ वेट इज गिवन इन एएमयू number will be small. If weight is given in AMU, number will be small. If weight is given in gram, number will be high. नंबर विल बी हाई, बड़ा सारा नंबर आएगा, इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर बोल रहे हैं। तो ग्राम एक बड़ी यूनिट है, तो यहाँ नंबर ऑफ सल्फर एटम क्या आ जाएंगे, 320 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 AMU। भाई साहब बहुत गजब चीज हुई, ये वापस एक बार 10 टाइम्स कट गया, लेकिन ये ग्राम बचा, ये AMU बचा। इसका क्या करें सर, अरे वैसे तो या तो तुझे याद है कि ग्राम अपॉन AMU अवोगाड्रो नंबर होता है, और नहीं है तो सॉल्व करके लिख दे, ये ग्राम है और AMU क्या है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम है। ग्राम से ग्राम कट गया और इसको सॉल्व करेगा तो ये 10 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 आएगा, और इस वैल्यू को ही हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो ये आ गया 10 Na एटम्स, 10 Na एटम्स। तू समझ रहा है कितने एटम आ गए, तुझे आइडिया है ये कितने एटम है, इनको तू टिप्स पे नहीं गिन सकता। इनफैक्ट पूरी पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की लग जाए, मैं हर एक आदमी को एक काम दे दूं कि तुझे ये एटम्स गिनने हैं बैठ के, हर एक आदमी को, जो हमारी 9 अरब 8 अरब जो जनता है, 7-8 अरब पूरे विश्व की जो जनता है, उनको मैं बोल दूं तुझे हर सेकंड में एक एटम काउंट करना है, हर आदमी को एक सेकंड में एक एटम काउंट करना है। भाई साहब पूरी दुनिया को ये एटम्स काउंट करने में पता है कितना टाइम लगेगा, जितनी इस धरती की एज है, इतने साल लग जाएंगे, बिलियंस ईयर लग जाएंगे, लेकिन ये काउंट नहीं हो पाएंगे। यानी ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, ये कैलकुलेशन से आया है, इसको प्रैक्टिकली गिना नहीं जा सकता। इसलिए एवोगाड्रो ने बोला इस नंबर को मैं मेरे नाम से बोलूंगा Na एटम्स। क्लियर, क्लियर। ठीक है, हाँ ये नंबर इतना बड़ा है। अच्छा कैसे कैसे, चल एक बार सोच भी ले इस चीज को कि पॉपुलेशन कितनी है, तू ये सोच पॉपुलेशन कितनी है, करते हैं इस काम को। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है लगभग 8.8 बिलियन, मान लेते हैं इतनी पॉपुलेशन है। 8.8 बिलियन मतलब 8.8 इंटू 10 की पावर 9 पीपल, इतने पीपल हैं। एक पीपल, एक आदमी एक सेकंड में, एक आदमी एक पीपल एक सेकंड में एक एटम काउंट कर रहा है, 1 सेकंड में एक एटम काउंट कर रहा है। अभी कर दे रहा हूं पूरी कैलकुलेशन यहां, ठीक है। तो एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में कितना करेगा, 3600 एटम करेगा, क्योंकि 60 मिनट हो गए और 60 मिनट में 60 सेकंड हो गए। 24 घंटे में कितना करेगा, 24 घंटे में कितना करेगा, 3600 इंटू 24 हो गए, इतना करेगा। समझ में आ गई बात। तो एक साल में कितना करेगा, एक साल में कितना करेगा, 3600 इंटू 24 इंटू 365, इतना करेगा एक आदमी। ठीक है सर, तो 8.8 इंटू 10 की पावर 9 पीपल एक साल में कितना करेंगे, एक साल में कितना करेंगे, तो तुझे पता चलेगा 3600 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 8.8 इंटू 10 की पावर 9। मेरे भाई एक साल में पूरे भारत, पूरे विश्व की जनता जब कैलकुलेट करेगी तब भी ये 10 की पावर 23 नहीं हो रहा।
तो कितने साल लगेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे, कितने साल लग जाएंगे इसको पूरा करने में, तो तेरा दिमाग घूम जाएगा। कितना पूरा करना है, 6.022 इंटू 10⁻23 को पूरा करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 3600 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 8.8 इंटू 10⁻9। भाई तू कितनी कैलकुलेशन कर ले, यहां से 10 की पावर बहुत सारी बच जाएगी। इतने साल लगेंगे, यानी पूरे वर्ल्ड का एक एक आदमी 1 सेकंड पे काउंट करे, पूरे वर्ल्ड का एक एक आदमी 1 सेकंड पे एटम्स को काउंट करे तो भी काउंट नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने बताया है एक मोल को काउंट करने में लगने वाला टाइम, एक मोल को काउंट करने में लगने वाला टाइम। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात, चमका? इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, ठीक, यस। इसीलिए अवोगाद्रो नंबर को एक अलग से इज्जत दी जाती है। और अवोगाद्रो नंबर हम किसको बोलते हैं, अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं हम, अवोगाद्रो नंबर Na को बोलते हैं। Na मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। बताइए ये नंबर फ्रैक्शनल है या इंटीजर है? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इज इट फ्रैक्शनल और इंटीजर, इज इट फ्रैक्शनल और इंटीजर? तो कई पापी लोग जवाब देते हैं, देखो क्या जवाब देते हैं, आप लोगों का भी सुन लेता हूं। ये फ्रैक्शनल नंबर है कि इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल है या इंटीजर है? देखा, कई पापी लिख रहे हैं फ्रैक्शनल है, कई लिख रहे हैं अरे पापियों ये पूरा इंटीजर है, इंटीजर। कैसे इंटीजर, ऐसे देखना, 3 पावर तो यहां भेज दो, 3 पावर भेजते ही ये 6022 हो गया, 3 पावर यहां भेजते ही ये 6022 हो गया। अब कितनी पावर बच गई, 20 पावर बच गई, 20, तो 20 जीरो और लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इंटीजर नंबर है भाई, इंटीजर नंबर है, पावर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। समझ में आ गई बात? इंटीजर है, इंटीजर, परफेक्ट इंटीजर। पर प्रैक्टिकली तो हमने लिख लिया, थ्योरेटिकली तो हमने लिख लिया, इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, यस। ये था एवोगाद्रो नंबर, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में करके लाने हैं, ये भी होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में करना है, ये भी होमवर्क में करके लाना। बस फिर हम कल चलेंगे मोल की तरफ। ये आज की कहानी पूरी थी, ये आज की कहानी आपकी पूरी थी। इसके अलावा तेरे को जो होमवर्क में करनी है चीजें, वो है डीपीपी, वो है डीपीपी। आज की जो डीपीपी मिलेगी वो करनी है। क्लियर? रिवीजन बराबर करते रहें। अब आप मोल की तरफ एंट्री लेने वाले हैं।